मोदी सरकार में मंत्री कपिल पाटिल ने एक बयान दिया है और ये बयान भारतवासियों की उम्मीद के तहत है। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने सदन के अंदर बाकायदा ये खड़े होकर देशवासियों को बताया था कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और हम इसको लेकर रहेंगे। यहां तक कि उन्होंने ये तक कह दिया था कि इसके लिए चाहे हमें जान भी क्यों ना देनी पड़े। इसी तरह धारा 370 को हटाने के बारे में जब हमने देखा था, धारा 370 हटाने के समय भी इसी सरकार में, मोदी सरकार में, ये गृह मंत्री अमित शाह जी ने बयान दिया था और इसके लिए बाकायदा जब वो बयान दे रहे थे तो ये जो देश का विपक्ष है ये सारा का सारा 370-35A को हटाने का विरोध कर रहा था और ये चाहते नहीं थे कि मुख्य धारा में, देश के मुख्य धारा में वो मिले, लेकिन इस सरकार ने वो कर दिखाया। और यही आपको बताएं, कपिल पाटिल कहते हैं कि जो असंभव शब्द इस भारत में लगता था वो मोदी सरकार ने करके दिखाया है। चाहे 35A हो, चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे CA हो, चाहे NRC हो और चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो। हमने देखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता से वादे किए, अगर वो घोषणा पत्र में है तो निश्चित रूप से फिर वो उसके लिए काम करती है और पूरी ताकत से जुटते हैं और वो उसको पूरा करते हैं। और इसीलिए आपको बताएं, मोदी सरकार में जो ये पंचायती राज मामलों के मंत्री हैं कपिल पाटिल, ये कहते हैं कि अगर कोई पीओके को लाएगा तो वो मोदी सरकार ही होगी। और उन्होंने अनुमान बताया, उन्होंने कहा कि 2024 का जो चुनाव है उसके पहले मोदी जी पीओके को भारत में मिलाएंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की एक काम करने की एक शैली है कि यदि उन्होंने कोई वादा कर दिया या कुछ कह दिया तो चुनाव में उतरने के पहले वो कहते हैं कि देखिए हम ही ने उसका शिलान्यास किया था और हम ही उसका उद्घाटन करने आए हैं। तो निश्चित रूप से पीओके के जो नागरिक हैं वो आप देखेंगे कई बार वो धरना प्रदर्शन करते हैं और मोदी जी से आग्रह भी करते हैं कि हमारे को यहां से मुक्त कराओ। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है और पाकिस्तान ने हमें गुलाम की तरह बनाया हुआ है। अभी आपको बताएं, पिछले ही दिनों इमरान खान ने बड़ी चालाकी से उसको पाकिस्तान में अपना भाग दिखाने के लिए और कम से कम वहां दबाव बनाने के लिए एक चुनाव करा दिए और उस समय भी पीओके की जनता ने उस चुनाव का विरोध किया था, लेकिन वहां अब्दुल कयूम निजामी को प्रधानमंत्री बनाकर बिठा दिया उन्होंने और ये इस चुनाव के बाकायदा निंदा हुई थी और उसको अवैध करार दिया गया था। पीओके के जो मूल नागरिक हैं वो तो उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन एक एजेंडा सेट करने के लिए इमरान खान ने कि भाई ये तो जो है एक अलग देश है और हमने इसका एक अलग प्रधानमंत्री बना रखा है और हमने यहाँ चुनाव करवाएं। जिस तरह से आपको बताएं, पश्चिम बंगाल हमारे भारत में चुनाव हुआ, वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं कह सकते क्योंकि बमबाजी, गुंडागर्दी, बूथ कैप्चरिंग, उस बीच में सब लोग कह रहे थे कि राष्ट्रपति शासन लगे तब चुनाव हो, तब माने। और इसी तरह जम्मू कश्मीर का मामला है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाल दिया गया, अगर इसी हालत में वहां चुनाव कराओ तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक इसी तरह जो पीओके है, वहां पाकिस्तान ने जो चुनाव कराए हैं वो अवैध हैं, क्योंकि जब तक वहां की जो जनता है वो खुद कह रही है और भारत का इतिहास कह रहा है कि पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और वो भारत का ही अभिन्न अंग है, तो अब उसकी आजादी के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा वो मोदी सरकार करेगी। और क्योंकि अमित शाह जी ने सदन के अंदर बाकायदा ये कहा कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, तो ये अमित शाह जी ने कहा, होना तो ये चाहिए था कि देश का विपक्ष उसका समर्थन करता, क्योंकि ये देश की अखंडता और एकता का मामला है। लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि देश के अंदर ही इस चीज का विरोध हो रहा है। अब आप समझिए, हमारी जो भारत माता की हम जो चित्रण करते हैं, भारत माता की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं, उसमें यदि हम देखें और इतिहास में जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि जो चीन ने अक्साई चीन कब्जाया हुआ है वो भी भारत का है। अफगानिस्तान भी कभी भारत में था, नेपाल भी कभी भारत में था, लेकिन अब जब लोकतांत्रिक देश हो गए हैं उसके कारण 1947 के बाद ये जो बंटवारा हुआ है उसमें अगर अवैध कब्जा कहीं किया हुआ है तो वो जो कांग्रेस की सरकारें देश में रही हैं उनकी कमजोरी के कारण,
उन्होंने ना तो कभी मांग की और ना कभी उस तरफ प्रयास किए। और जवाहरलाल नेहरू तो ऐसे थे जिन्होंने अक्साई चीन को यह कह दिया, बोले इस पे कोई पैदावार तो होती ही नहीं है, तो उसका करना क्या है। इसी तरह पीओके को, मतलब आप समझिए कि हमारे तरफ से, सरकार की तरफ से कभी इसको दबाव नहीं बनाया गया। जम्मू और कश्मीर तक के मुद्दे को लेकर यूएन में जाने की बात हो गई, तो हर मामले को कांग्रेस ने उलझा के रखा। हर मामले को उन्होंने इस तरह से देखा कि बस एक वर्ग विशेष को, धर्म विशेष के लोगों को तुष्ट करना है। उनके तुष्टीकरण के कारण वो नाराज ना हो जाएं, देश चाहे टुकड़े टुकड़े हो जाए। और इसी तरह 1947 में देश का बंटवारा हुआ। इसके अलावा हमने देखा इंदिरा गांधी को आयरन लेडी की संज्ञा दी जाती थी, लेकिन आयरन लेडी की संज्ञा में भी उस समय क्या हुआ, जब बांग्लादेश बना उस समय 90,000 सैनिक हमारे कब्जे में थे, पाकिस्तान के, हमारी सेना के, लेकिन हम 147 केवल भारतीय जो सैनिक पकड़ रखे थे पाकिस्तान ने, उनको नहीं छुड़वा पाए, क्योंकि यह हमारी एजेंडे में ही नहीं था। 90,000 सैनिक छोड़ दिए और 147 अपने नहीं छुड़वाए। यह सब होता रहा इस देश में कांग्रेस के शासन में। लेकिन जब मोदी सरकार आई, इन सब मुद्दों पर ध्यान दिया और देश की अखंडता और एकता के लिए जो काम किया है, वो वाकई में ये कोई सोच भी नहीं सकता था। और ये तो कहते थे कि धारा 370 35 से अगर हटाई तो इस विपक्ष ने क्या कहा था, उसने ये कहा था कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। इसका मतलब ये था कि उनकी धमकी सीधी थी कि वहां आतंकवाद इतना फैलेगा, वहां गली मोहल्लों से जो लोग निकलेंगे वो वहां भारतीय सेना पे हमला करेंगे, यानी तिरंगा कोई उठाने वाला नहीं रहेगा। आज आप देखिए, अभी हमने 73वां गणतंत्र दिवस मनाया, लाल चौक पर तिरंगा लहराया, जो आज भी लहरा रहा है और लहराता रहेगा। मजाल है कोई उसको वहां से उखाड़ सके, क्योंकि ये मोदी सरकार है जो कहती है सो करती है, और ये संकल्प की शक्ति है। और इसीलिए अगर मोदी जी के एक मंत्री ये कह रहे हैं कि मोदी जी 2024 के पहले पीओके को भारत में मिलाएंगे, तो निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस समय जो मोदी सरकार है, जो काम कर रही है, सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कहीं खड़ा किया है तो वो भारत के बॉर्डर एरिया में खड़ा किया है। सड़कों को बनाने के लिए, जैसा कि राष्ट्रपति जी ने हमारे देश के सदन के अंदर सत्र को, जो सम्मिलित सत्र हुआ, उसको संबोधित करते हुए जो उन्होंने बताया भी कि अगर सड़कों का निर्माण हुआ है बॉर्डर एरिया में, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड सड़कें बनाई गई हैं। ये देश की आजादी के बाद पहली बार हुआ है कि हमने रेल मार्ग जोड़ दिया, अरुणाचल प्रदेश से हमने डायरेक्ट ट्रेन जोड़ दी है। पहले तो कभी होता नहीं था, घंटों यात्रा करके ट्रेन, जो ट्रक हैं वो पहाड़ी रास्ते से जाएंगे, कभी सेना पहुंचेगी, लेकिन आज की डेट में घंटों मिनटों के अंदर हम पहुंच सकते हैं। इसी तरह लद्दाख के एरिया में हमने पक्के बंकर बना दिए हैं, सैनिकों को वो सुविधाएं दी जा रही हैं जो बर्फ -40 डिग्री टेम्परेचर में भी रहने के लिए उनको अनुकूल होगी। और इस तरह के काम पहली बार हुए हैं। तो इसका मतलब साफ है कि मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में बैठे तो उन्होंने सबसे पहले ध्यान दिया कि हमको जम्मू कश्मीर, अक्साई चीन, पीओके और चीन से लगती हुई बॉर्डर, इसको मजबूत करना है। और आज नहीं तो कल हमको अपना जो अभिन्न अंग है भारत का, उसको वापस भारत में मिलाना है। और इसी योजना के तहत ये 35A और धारा 370 हटाई गई। और आज की डेट में आप देखिए कि जिस तरह की मजबूती वहां आई है, जिस तरह से लोगों के अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग आई है। जब जम्मू कश्मीर के लोग ये कहते थे जी हम तो अलग थलग हैं, और कई बार तो उनसे बात करने में ऐसा लगता था जैसे ये दूसरा देश से आए हैं, मतलब वो इस भारत के बाकी भाग को अपने को अलग मानते थे, क्योंकि 2 निशान कर रखे थे, 2 संविधान बना रखे थे। तो वो कहते थे इंडिया में जा रहे हैं, इंडिया वाले ऐसा कर रहे हैं, और मतलब इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के लोगों की भाषा बदली है, क्योंकि उन्होंने देखा कि मोदी सरकार जिस तरह के काम कर रही है, उन कामों में चाहे अस्पताल बनाना है, चाहे स्कूल बनाना है, चाहे फैक्ट्रियां लगाना है, और चाहे रोड बनाना है, चाहे आज ट्रेन पहुंची है जम्मू कश्मीर में, कश्मीर के अंदर, ये सब मोदी सरकार ने जो किया है, इसके बाद कश्मीर की जनता का एक विश्वास बना है। और आज वो मूल विचारधारा में आ गए हैं। गिनती के उंगलियों पे, टिप्स पे गिन सकते हैं, बस इतने अलगाववादी बचे हैं और उनका जीवन पूरा हो रहा है। बस या तो कुछ जेल में जाएंगे या नजरबंदी में रहते हैं, नहीं तो वो सीधे साधे रहेंगे।
तो ये दिखा दिया है कि मोदी जी ने कहा था तो कर दिया। आज आप देखिए लद्दाख को अलग से यूटी बना दिया है। तो चीन को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी। चीन ने कोशिश की कि वो भारत पे दबाव बनाए, लेकिन कर कुछ नहीं सका, क्योंकि उसको अब पता है कि ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, अब मोदी है, और इसलिए अब उसको दबाव में नहीं लाया जा सकता। आज की डेट में चीन कोई हरकत करता है तो भारत की सेना और भारत की सरकार तत्काल उसका विरोध करती है, उसको पीछे हटने के लिए मजबूर करती है। आज की डेट में मोदी जी की जो तैयारी है वो कूटनीतिक स्तर पर और विदेश नीति के स्तर पर इस तरह की बना दी है कि आज चीन को उसके घर में घेर दिया है। चीन के टुकड़े टुकड़े करने का ये पूरी प्लानिंग चल रही है मोदी जी की, कि आप देखें कि चीन अपनी जो नीति चलता है ना विस्तारवादी, और अपनी कंपनियां लगाएगा, देश को लोन दे देगा, ये सब करता है वो, अब वो नहीं कर सकेगा। और आप देखेंगे कि वो अपने ही घर में घिरेगा। दुनिया के जिन देशों में उसने विस्तारवादी नीति के तहत कब्जा करके रखा है वही उसके विरुद्ध खड़े होंगे, और निश्चित रूप से ये 2024 के पहले ये होना है। चुनाव में आप देखेंगे जिस समय मोदी जी जाएंगे तो चुनाव के पहले ये हो चुका होगा। और ये सभी सेना के जो रिटायर अफसर हैं उनका भी एक अनुमान है कि अभी तक एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था जिसमें आतंकवादियों को हमारी भारत की सेना ने पाकिस्तान में घुसकर मारा था। एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक 2023 के आसपास होने वाला है, और वो सर्जिकल स्ट्राइक जो होगा, हमारे भारत का भूभाग चाहे वो चीन ने कब्जा रखा है चाहे वो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ाई करके वो वापस भारत में मिलाना है। इसी तैयारी में मोदी सरकार पूरी तरह लगी हुई है। राफेल का आना और साजो सामान का यहां आना, मिसाइल आनी, ये सब दिखा रहा है कि मोदी जी 2024 के चुनाव के पहले अपने संकल्प को पूरा करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, और चीन और पाकिस्तान को एक साथ पटकनी देने की तैयारी चल रही है। वंदे मातरम।